हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर ऑनलाइन के शानदार से इंटरेस्टिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर अपन केमिस्ट्री से संबंधित आयनिक इक्विलिब्रियम की एमसीक्यू की क्लास लेने जा रहे हैं। क्योंकि अपने आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट ही किया तो इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं, लेकिन जितने भी बने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो अपन करेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए ना हमारे साथ, बिल्कुल आपको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। जो ही क्वेश्चन पढ़ूँ इसका आंसर कॉमेंट करिएगा। सबसे पहला सवाल नंबर 1 क्या कहता है? आयनिक साम्य के लिए क्या आवश्यक है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए, विद्युत अपघट्य की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए, ये सभी सही है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करो या अपने दिमाग में सोचो कौन सा आंसर होगा। तो बिल्कुल बच्चों, जो बच्चे सोचते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो वो गलत जवाब। सभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया आयनिक साम्य नहीं होगी। विद्युत अपघट्य वाली उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ही आयनिक साम्य होगी, है ना। अनुत्क्रमणीय तो होगी नहीं, अनुत्क्रमणीय में तो साम्य आएगा ही नहीं। तो विद्युत अपघट्य वाली उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होगी? आयनिक साम्य प्रदर्शित करेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। साम्य स्थिरांक निम्न अभिक्रिया के लिए हो सकता है। आपके सामने कुछ अभिक्रियाएं दी गई है ए बी सी डी। इन सभी में से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो साम्य स्थिरांक के लिए होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करो या अपने दिमाग में सोचो, रफ कॉपी में करो, भंगड़ा करो, नृत्य करो, भरतनाट्यम करो, लेकिन इसका आंसर सोचो जल्दी से। सिंपल सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है। साम्य स्थिरांक के लिए अभिक्रिया कौन सी हो सकती है? तो हमें पता है साम्य स्थापित कब होगा बच्चों? साम्य स्थापित होने के लिए हमें चाहिए उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। और उत्क्रमणीय रिएक्शन का एक निशान होता है, देखो कौन सा है क्या? बिल्कुल ये वाला रहा। ये कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बाकी कौन सी है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय के अंदर साम्य तो होता ही नहीं है। तो अपनी एक ही उत्तर आ गया, कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 3। आयनन साम्य निम्न में से होगा। आयनन साम्य निम्न में से होगा। निम्न में होगा, किस में होगा आयनन साम्य? सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आसानी से कर सकते हो। जल्दी से अपने दिमाग में सोचो, कमेंट करो, कुछ भी करो, चिल्लाओ, नाचो, कूदो। जल्दी से 3 नंबर सवाल का आंसर बताओ यार। यहाँ से एग्जिट करके जाओगे भी कहाँ? क्या कर लोगे इतने 10 मिनट के अंदर? कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो करो ताकि काम में आए। 10-20 मिनट यहाँ से एग्जिट मार के किधर जाओगे आप? क्या कर लोगे इतनी देर में? कुछ नहीं होगा। कम से कम 10 सवाल करके जाओ। अगर आपको स्लो लग रहा है तो × 2 स्पीड पे करके देखो, है ना। आयनन साम्य निम्न में से किस में होगा? वही बात बच्चों, साम्य होने के लिए अपने को क्या चाहिए? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं चाहिए। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में आयनन साम्य होगा। सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी आते हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी आते हैं, तो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में तो नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में, हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट आधा अधूरा विभाजित होता है, तो अभिक्रिया कौन सी होगी? रिवर्सिबल होगी, तो इसमें साम्य स्थापित हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको मैंने बताया था क्लास में कि अभिक्रिया केवल और केवल अग्र दिशा में चलेगी, इस कारण इसमें पश्च दिशा में नहीं चलेगी, यानी कि साम्य स्थापित नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो टूटता ही नहीं है, तो इसके कारण भी नहीं होगा। तो अपना एक उत्तर आ गया, कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा 100% होगा। अल्फा का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब 1 मोल से कितने मोल आयन मिलेंगे हमें, मैंने क्लास के अंदर बता रखा है। तो बताओ अल्फा 100% यानी कि पूर्णतया आयनों के अंदर कौन विभाजित होगा? सभी इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्णतया विभाजित होंगे, या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी कमेंट करो, दिमाग में सोचो फटाक से। हाँ, छोड़ के नहीं जानी है क्लास, कम से कम 10 क्वेश्चन तो करो। तो ए में सभी इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्णतया विभाजित नहीं होते, तो बच्चों ये तो नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट आधे अधूरे विभाजित होते हैं, तो इनका अल्फा तो कितना होता है? करीब 5% के आसपास होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, ये वाले बिल्कुल कंप्लीटली विभाजित होते हैं और अग्र दिशा में ही चलते हैं, यानी कि इसके अंदर साम्य स्थापित नहीं होगा। अभी उन्होंने किया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये तो टूटते ही नहीं है, टूटते ही नहीं।
तो ऑप्शन डी तो नहीं आएगा अपना, तो कौन सा आ जाएगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होगा 100% होगा। बिल्कुल इजी, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, शानदार, चस्कूदार, एकदम गांजा फूकने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताओ, अल्फा 100% से बहुत कम किसका होगा? सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो टूटते ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतः विभाजित होते हैं, इनका अल्फा 100% होगा। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट आधे अधूरे टूटते हैं, इनका 100 से बहुत कम यानी कि 5% के आसपास अल्फा होता है। सभी इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ी होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो अपना कौन सा उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर? ऑप्शन बी। देखो ऑप्शंस वही है, लेकिन देखो सवाल की भाषा हर बार चेंज हो रही है। इस आधार पे आपको क्या करना है, सॉरी भाई, इस आधार पे आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो अच्छी तरह से, फिर ऑप्शंस देखो। छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जल्दी से बताओ। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कुछ बताए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, उनकी मैंने आपको टेबल बनवाई थी। तो बताओ बच्चों कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? HClO3 होगा? नहीं। HClO2 नहीं। HNO3 नहीं। तो कौन सा होगा? HClO4। यदि आपको याद है तो ये इसका क्या होगा सही आंसर। रट लो इन्हें, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? जो विभाजित ना हो, जो विभाजित ना हो। जो विभाजित कौन से नहीं होते? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। ठीक है। तो HCl ये तो विभाजित होगा, HClO4 ये भी विभाजित होगा, HClO3 ये भी कुछ ना कुछ विभाजित होगा, लेकिन C6H12O6 ये देखो ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो ये विभाजित नहीं होगा। अपने को नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही पूछा तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, तो यानी कि अपना उत्तर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद ही आसान सवाल, निम्न में से विद्युत के चालक जो नहीं होते, विद्युत का चालक कौन नहीं करते? क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का चालन नहीं करते? क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का चालन नहीं करते? नहीं पूछा है, ध्यान में रखना। क्या पूछा है? नहीं पूछा है ना, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ पूछा है कि ना पूछा है? नहीं पूछा है आपको यहाँ पे। चलो जी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या वो विद्युत का चालन नहीं करते? क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत का चालन नहीं करते? मैंने कहा था सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों आते हैं, तो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स तो विद्युत का चालन करते भी हैं और नहीं भी करते, तो ये आंसर तो नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ये हमें आयन देते हैं, आयनों के कारण विद्युत का चालन होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये तो कंप्लीटली विभाजित होती हैं, बहुत सारे आयन देते हैं अपने को। नॉन इलेक्ट्रोलाइट विभाजित नहीं होंगे। अब सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी आती है, लेकिन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, इस कारण अपन ए को चुनाव नहीं करेंगे। अपन किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन डी का। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को बताओ जरा, नहीं है? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आयनिक साम्य निम्न में स्थापित नहीं होगा। आयनिक साम्य किस में स्थापित नहीं होगा? क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में स्थापित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में स्थापित नहीं होगा? ऑप्शन सी, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में स्थापित नहीं होगा? ऑप्शन डी, क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में स्थापित नहीं होगा? तो जल्दी से बताओ मेरे बागड़ बिल्लो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट करो, करो करो करो। इतनी मतलब 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए आपका, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास के अंदर बता चुका हूँ और क्लास छोड़ के जानी नहीं है आपको। लगातार कम से कम 15-20 क्वेश्चन याद कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, बताओ जरा आयनिक साम्य किन में स्थापित नहीं होगा? तो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में टूटने वाले भी आते हैं और ना टूटने वाले भी आते हैं। टूटने वाले भी और ना टूटने वाले, तो ये तो नहीं होगा। इनमें आधों में स्थापित होता है, आधों में नहीं होता, तो सभी तो नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये आयन देते हैं, आयन देते हैं तो इनमें सब में स्थापित होगा। आधे टूटते हैं, आधे नहीं टूटते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये पूर्णतया टूट जाते हैं, पूर्णतया टूट जाती है, तो इनमें साम्य स्थापित नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये टूटते ही नहीं है, तो इनमें भी साम्य स्थापित नहीं होगा। यानी कि अपने क्वेश्चन 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? एक तो सी आंसर हो जाएगा और एक डी आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कौन से हो गए? दोनों उत्तर सही हैं, दोनों उत्तर सही है। बताओ किन किन बच्चों के सही थे, किन किन बच्चों ने सोचा था दिमाग में भी ये आंसर होगा इसका? बताओ मेरे बागड़ बिलो।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्न में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होगी। तो आपको ABC के रूप में दे रखा है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान होता है कौन सा, ये 2 मुंडी वाला है ना, ये 2 मुंडी वाला निशान होता है। तो कौन से के अंदर ये निशान है, A के अंदर है, B के अंदर है, C के अंदर है या D के अंदर है मेरे बागड़ बिलो। तो ये C के अंदर, बिल्कुल आसान सा सवाल, आसान सा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस आधार पे भी इतने सिंपल सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर मात्र 20 सेकंड के अंदर आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन है। परमाणुवाद की खोज किसने की थी बच्चों, बताओ जरा। 10 सेकंड का समय आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता रदरफोर्ड थे, एवोगाद्रो थे, मेंडलीव थे या डाल्टन थे। तो बच्चों बड़े सिंपल इजी सा सवाल है और इसका इजी सा आंसर कौन सा होगा, डाल्टन। क्या हो जाएगा आंसर, डाल्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है। यौगिक कहलाता है, अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है या तत्व कहलाता है। बताओ जरा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन ही नहीं हो सकता। तो छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ चुके हो, चुन्ने मुन्ने जब आप थे, सूसू जब आप करते थे, डायपर पहनते थे, पैड या डायपर पहनते थे, उस समय की बात है। आप सीख चुके थे कि परमाणु एक ऐसा तत्व है, परमाणु एक पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा C। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं या न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्या होता है नाभिक के अंदर, मोजरा होता है या भरतनाट्यम होता है। बताना आपको, नाभिक के अंदर जाके देखो जी। तो गर्मियाँ का मौसम है, चलो नाभिक के अंदर घूमने चलते हैं। और नाभिक के अंदर जो ही अपन घूमने चले अपने को पता लग गया कि इसके अंदर तो क्या होता है, क्या होता है मेरे बागड़ बिलो। इसके अंदर एक तो होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है इसके अंदर, न्यूट्रॉन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बिल्कुल है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी देखो। ऑप्शन डी भी क्या कहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसके अंदर, परमाणु के नाभिक में। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। रेडियो एक्टिविटी, किसी भी नाभिक का अपने आप टूटना, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था बच्चों, बताओ बताओ रे। 4 ऑप्शन है, मेंडल क्यूरी, आइंस्टीन, रदरफोर्ड या हेनरी बेकुरल। सिंपल, आसान, बेसिक जीके टाइप क्वेश्चन सही है। तो रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। किसने लगाया था, बताओ जरा, बताओ। बिल्कुल, जो बच्चे सोच रहे हैं आइंस्टीन होगा वो बच्चे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका उत्तर आएगा हेनरी बेकुरल। क्योंकि हेनरी बेकुरल वो बावड़ा आदमी था जिसने रेडियो सक्रियता की खोज करी, और इसी रेडियो सक्रियता की खोज के कारण पूरा भारतवर्ष इलेक्ट्रिसिटी पा रहा है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस की जाती है रेडियो एक्टिविटी के कारण, बहुत ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है ये, है ना। और रेडियो एक्टिविटी के कारण ही सूरज इतना गर्म है। तो रेडियो सक्रियता के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आपने हवन करते समय कपूर को देखा होगा, तो उस कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन है उद्रवपातन, प्रभाजी आसवन या क्रिस्टलीकरण। तो पहले तो बच्चों इनका पता होना चाहिए, उद्रवपातन क्या होता है, प्रभाजी आसवन क्या होता है, आसवन क्या होता है और क्रिस्टलन क्या होता है। तो बच्चों उद्रवपातन मैं बताऊं, ये एक ऐसी तकनीक है जिसको सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदला जाता है, यानी कि बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदलना। इस विधि को कहते हैं उद्रवपातन या सब्लिमेशन। ठीक है। आसवन किसे कहते हैं, आसवन मान लो कोई मिक्स प्रोडक्ट है, 2 विलियन है जो मिक्स हो रखे हैं, विलियन ए और विलियन बी, या कोई पदार्थ ए पदार्थ बी द्रव अवस्था में है और वाष्पशील है, ये दोनों ही क्या हैं, वाष्पशील हैं।
और इनकी वाष्पशीलता में अंतर है, यानी कि एक तो 20 डिग्री टेम्परेचर पर वाष्पशील है और एक 30 पे वाष्पशील है। तो वाष्पशीलता के अंतर के आधार पर किसी भी द्रवों को अलग करना, यह विधि क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। और आसवन की बार बार पुनरावृत्ति अगर करें तो वह कहलाती है प्रभाजी आसवन। क्रिस्टलन का मतलब है किसी भी पदार्थ का, किसी नॉर्मल पदार्थ को क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज करना, इसे कहते हैं क्रिस्टलन। तो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसका सही और स्टिक आंसर जो आएगा वो आएगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, जो कि आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। चाट लो, खा जाओ, पी जाओ, घोट लो, बांध लो, कुछ भी करो, लेकिन ध्यान में रखो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही सिंपल और महत्वपूर्ण सवाल। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्रोटॉन की संख्या को? तो हमें पता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, और ये दोनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो इस आधार पे अपना उत्तर कौन सा आ गया बच्चों? सी उत्तर आ गया। और देखिए प्रोटॉन का भार देखो कितना होता है बच्चों? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? बताओ जरा इलेक्ट्रॉन का भार, ये भी आपको पता होना चाहिए। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आवेश कितना होता है इन पे? बताओ जल्दी जल्दी, आवेश महत्वपूर्ण है ये सब। आवेश बताओ जरा कितना होता है इन पे? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे तो ऋणात्मक प्रकार का और प्रोटॉन पे धनात्मक प्रकार का सेम आवेश। ठीक है, एक परमाणु के अंदर किसके कारण द्रव्यमान माना जाता है? परमाणु का द्रव्यमान किन किन तत्वों के कारण, किन किन अणुओं के कारण, नहीं यार, किन किन सूक्ष्मतम कणों के कारण माना जाता है परमाणु का द्रव्यमान? बताओ जरा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें से बताओ किन किन के कारण परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है? तो बच्चों माना जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण परमाणु का द्रव्यमान नहीं माना जाता, नगण्य। ठीक इसी पर ये वैसा ही है जैसा कि आपके वजन में आपके कपड़ों का वजन ऐड नहीं किया जाता। तो प्रश्न 16 के अंदर ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। प्रश्न 17 की ओर चलते हैं अपन। 17 नंबर प्रश्न हमें पूछता है क्या? निम्न में से सार्वत्रिक विलायक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? निम्न में से सार्वत्रिक विलायक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? आपके सामने ऑप्शन है जल, अल्कोहल, दारू, या फिर ईथर, या फिर नेफ्था या बासी। बताओ जरा, निम्न में से सार्वत्रिक विलायक के रूप में कौन प्रयोग होता है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो हमें पता है बच्चों, एक विलयन के दो पार्ट होते हैं। एक विलयन के दो पार्ट होते हैं। तो विलय जो घुलता है, एक विलायक जो घोलता है। घोलने के लिए में को क्या उपयोग करते हैं? देखो, यदि आप चाशनी बनाओ तो चीनी को पानी में, यदि आप शिकंजी बनाओ तो नींबू को पानी में, चाय बनाओ तो दूध को पानी में। हर जगह आप घोलने के लिए क्या यूज करते हो? अपन विलायक के रूप में क्या यूज करते हैं? ज़्यादातर पानी। सार्वत्रिक मतलब हर जगह, हर चीज़ में के अंदर विलायक कौन सा काम में आ सकता है? तो वह है हमारा जल देवता। तो बोलो जल देवता की जय, और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा जल। नेक्स्ट सवाल है ही नहीं। तो ये आज के अपने महत्वपूर्ण 17 सवाल। ठीक है, कितने बच्चों को कितने सवाल आते थे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर जो भी आप करना चाहो कर देना बस, है ना। यदि आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमें भी थोड़ा प्रमोट कीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।